जय हिंद दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल द एक्सेलेंट एकेडमी पे स्वागत है। तो आज की क्लास में हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। आज हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में सबसे पहले तो हम उसकी परिभाषा देखेंगे और परिभाषा को समझने के लिए हम छोटे से एक एग्जाम्पल का यूज करेंगे जिसके थ्रू समझेंगे एंड फिर उसके डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करें तो ये ऐसी प्रक्रिया है जहां पर हम दो मिक्सचर्स यानी दो सॉल्यूशन को हम अलग कर लें, जिसमें से हम जो हमारा बेनिफिशियल पार्ट है यानी जो हमारा जरूरी हिस्सा है उसका वो निकाल लें। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ पर यूज होता है, तो सबसे पहले इसका यूज हम ऑयल के रिफाइनिंग में करते हैं। आपको पता होगा जो पेट्रोल बनता है उसके लिए सबसे पहले कौन सा ऑयल यूज होता है, क्रूड ऑयल का यूज होता है। जो रॉ ऑयल होता है उसका यूज करके हम उसे अलग अलग टेम्परेचर पर हीट प्रोवाइड करके उसमें से हम पेट्रोलियम हो गया, केरोसिन हो गया, ये सारी चीजों को हम उसमें करेक्ट करते हैं। तो वो जो पूरा प्रोसेस है क्रूड ऑयल से लेकर पूरा उसको हमारे पेट्रोलियम तक बनाने का, पेट्रोल बनाने तक का, उस पूरे प्रोसेस में हम किस चीज का यूज करते हैं, तो वहां पर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर हाइड्रोकार्बन गैस भी होती है। जो ये हाइड्रोकार्बन होते हैं ये डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंट जो टेम्परेचर हम डिफरेंट हीट प्रोवाइड करेंगे, डिफरेंट उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, उस डिफरेंट टेम्परेचर पे उसमें डिफरेंट हाइड्रोकार्बन हमारे रिलीज होते हैं एंड फिर हम उससे ऑयल को बनाते हैं। इसको अगर सिंपल वर्ड में बोलना चाहे तो ये एक ऐसा प्रक्रिया है जहां पर हम ऑयल की रिफाइनरी कर रहे हैं, ऑयल को सेपरेट कर रहे हैं, हमारे क्रूड ऑयल को यूजफुल सब्सटेंस में बना रहे हैं। उस चीज वो पूरा प्रोसेस हमारा किसके अंदर में आता है, हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पार्ट होता है। तो अगर सिंपल वर्ड में देखना चाहें कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम क्रूड ऑयल से पेट्रोल को सेपरेट कर रहे हैं, जहां पर हम क्रूड ऑयल में से अपने यूजफुल सब्सटेंस को सेपरेट कर रहे हैं। अब इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण हो गया पेट्रोल और डीजल का मिश्रण अलग करना। पेट्रोल और डीजल का मिश्रण है, वहां से हम पेट्रोल और डीजल को अलग अलग करना, उसके लिए भी हम कौन से मेथड का यूज करते हैं, वहां पर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। उसके बाद बारी आती है जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं, हम किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहला सवाल हमारा होता है कि हमने टॉपिक जान लिया, उसकी परिभाषा जान ली, पर इसके महत्व क्या होंगे, तो हमारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के क्या महत्व होंगे, वो महत्व यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला महत्व, अगर हम किसी मिश्रण में से किसी दो चीजों को अलग अलग कर रहे हैं, यानी हम किसी चीज को अलग अलग कर रहे हैं, यानी हम शुद्धता कर रहे हैं, अपना जो मिक्सचर है उसमें से हम शुद्धता प्राप्त कर रहे हैं, उस चीज में हम यहाँ पर करते हैं। जैसे हमारे पास पेट्रोल और डीजल का मिश्रण था, तो वहां पर हमने पेट्रोल और डीजल दोनों को अलग अलग किया, तो हम वहां पर क्या चाह रहे थे कि हमें शुद्ध पेट्रोल मिल जाए और एक क्लीन अमाउंट में हमें क्या मिल जाए, डीजल मिल जाए, हमें दोनों का मिक्सचर नहीं चाहिए था, उसके लिए यूज करते हैं। और इसका हम रासायनिक में भी काफी यूज करते हैं, जब बात करते हैं रसायन में तो इसका काफी यूज करते हैं। अब बारी आती है कि हमारा जो इंपॉर्टेंस था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का वो क्या क्या था, कि हम इसको शुद्ध करने के लिए यूज कर रहे हैं, हमारा जो सोल्यूशन है उसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए यूज कर रहे हैं, और प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए यूज कर रहे हैं। ऑयल को, हमारे क्रूड ऑयल से हम यूजफुल सब्सटेंस को लेने के लिए यूज कर रहे हैं हमारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। अब इसके बाद बारी आती है प्रोसेस। अब पूरी प्रक्रिया क्या होगी, कौन कौन से स्टेप से गुजर कर हम इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिश्रण का गर्म करना। सबसे पहले हमारे पास कोई किसी भी चीज का मिश्रण है, किसी दो या दो से अधिक चीजों का मिश्रण है, तो हम पहले उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। मिश्रण को एक बर्तन में गर्म किया जाता है। मिश्रण को हम किस में गर्म करेंगे, एक पात्र में गर्म करेंगे। फिर उसके बाद बारी आती है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण मतलब इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की यहाँ बात होती है कि हमने जो सब्सटेंस को इकट्ठा किया, जो मिश्रण को हमने बर्तन में इकट्ठा किया, उसको हम क्या प्रोवाइड कर दें, नीचे से क्या दे दें, उसको हीट देना शुरू करें। और हीट देंगे तब उसमें कौन सा प्रोसेस हमारा वहां पर स्टार्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण का, यानी हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद बारी आती है कंडेंसेशन की। भाप को ठंडा करके एकत्रित किया जाता है। कंडेंसेशन का मतलब जो हमारा भाप मिला, जो वाष्पीकरण में हमें भाप मिला, उस भाप को हम किसी एक जगह पे कलेक्ट कर लें और फिर उसको ठंडा करें। उसके बाद का जो प्रोसेस है हमारा
तो यही 3 प्रोसेस का हम यहाँ पर यूज करते हैं। वो 3 कौन कौन से प्रोसेस हैं? सबसे पहले तो हम मिश्रण लेंगे, किसी भी 2 चीजों का या 2 से अधिक चीजों का हमने मिश्रण ले लिया, फिर उस मिश्रण को हम क्या करेंगे, वहां पर उस मिश्रण को गर्माहट प्रोवाइड करेंगे दूसरे स्टेप में, और तीसरे स्टेप में वहां पर इवेपोरेशन करवाएंगे, इवेपोरेट होने लगेगा यानी वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण के बाद जो आखिरी का हमारा प्रोसेस होगा वो होगा कंडेंसेशन का, यानी भाप को हम इकट्ठा करेंगे, भाप को ठंडा करेंगे। और इसके बाद बारी आती है, अब हमें यह पता चल गया कि कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजर के हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को करते हैं। अब उसके बाद बारी आती है एपरेटस। एपरेटस का मतलब क्या होता है? कौन कौन से उपकरण का हम यूज करने वाले हैं हमारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। तो सबसे पहले डिस्टिलेशन फ्लास्क, जिसे हम बॉइलिंग का पात्र बोल सकते हैं। मिश्रण को गर्म करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? डिस्टिलेशन फ्लास्क की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद बारी आती है फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम की। फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम में जब हमने इसको अपने जो भी हमने मिश्रण लिया था उसको गर्माहट प्रोवाइड की, तो अब उसमें से क्या निकलेगा? वाष्पीकरण होगा यानी इवेपोरेशन निकलेगा। अब जो वेपर्स हैं उनको इकट्ठा करना है, तभी तो हम कंडेंसेशन कर पाएंगे। तो उन सब चीजों को इकट्ठा करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? हमारे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज करेंगे। उसके बाद आता है कंडेंसेंसर। अब कंडेंसेंसर क्या होता है? भाप को ठंडा करने के लिए। अब भाप को ठंडा करने के लिए हम जिस चीज का यूज करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसेंसर कहते हैं। अब उसके बाद आता है लास्ट रिसीविंग फ्लास्क। रिसीविंग फ्लास्क क्या करेगा? जो हमने भाप को ठंडा किया उसको इकट्ठा भी तो कहीं करेंगे, उसको इकट्ठा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम वहां पर रिसीविंग फ्लास्क का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी क्या थी? जो उपकरण जिनका हम यूज करने वाले हमारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, उस चीज के बारे में है। और यहाँ पर मैं इस पॉइंट पे आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि हमारे कोचिंग सेंटर में यहाँ पर ऑफलाइन बैच हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आपको ज्वाइन करनी हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब लास्ट में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अफेक्ट करेंगे उस चीज के बारे में। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम उबलने का बिंदु बोलते हैं। अब उबलने के बिंदु की बात करें तो अब टेम्परेचर जो पानी का होगा, पानी हो गया या कोई मिश्रण हो गया, हर एक चीज का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है। हमारे जो वाटर का है, वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। टेम्परेचर हमेशा हम उसी टेम्परेचर पे रखते हैं तो हमारा पानी क्या होने लगता है? उबलने लगता है। तो उसी चीज के बारे में सबसे पहले हमें जो भी मिश्रण हम गर्म कर रहे हैं उसके लिए हम बॉइलिंग पॉइंट का यूज करेंगे। मिश्रण के उबलने के बिंदु का अंतर जितना अधिक होगा उतना आसान होगा उसको भाप में कन्वर्ट करना। अब जितना ज्यादा हम बॉइलिंग पॉइंट, जितना अधिक उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलने का बिंदु होगा, उतना जल्दी भाप बनेगा, और जितना जल्दी भाप बनेगा उतना जल्दी हम अपने पूरे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के टॉपिक को, पूरी जो प्रक्रिया है उसको हम आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद तापमान का नियंत्रण करना। अब हम ये जान गए कि हमने उबलने के लिए तो रख दिया, अब तापमान को नियंत्रण हम कहाँ पर कर रहे हैं? अगर थोड़ा सा बैक पे जाए, पीछे के साइड जाए, तो हमने क्या पढ़ा था कि कंडेंसेशन भी यहाँ होता है। अब कंडेंसेशन में उबालने के लिए तुमने अधिक उसको मात्रा में दे दिया, अधिक उसको तापमान दिया, पर जब उसके तापमान को नियंत्रण हम कहाँ पर करेंगे? कंडेंसेशन में। अब तापमान को नियंत्रण करोगे तभी वो भाप क्या होगा? ठंडा होगा। और जब भाप ठंडा होगा तभी तुम उसको रिसीविंग फ्लास्क यानी, या फिर रिसीविंग फ्लास्क बोलो या कलेक्टिंग फ्लास्क बोलो, वहां पर उस भाप को इकट्ठा कर पाओगे। उस चीज के बारे में यहाँ पर है, ये भी फैक्टर यहाँ पर इसको इफेक्ट करता है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के उदाहरण है कुछ। उदाहरण की बात करें तो कौन कौन से उदाहरण हमने वहां पर देखे थे? हमने पेट्रोल और डीजल का उदाहरण देखा था कि पेट्रोल और डीजल के मिश्रण को अलग करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? हमारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का करते हैं। पेट्रोलियम से तेलों को निकालने के लिए, पेट्रोलियम को जो क्रूड ऑयल होते हैं वहां से सेपरेट करने के लिए एथेनॉल और पानी के मिश्रण में भी हम किसका यूज करते हैं? हमारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। उसके बाद अब जब हम इतनी चीजें पढ़ ली, इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है, और उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि उसमें कौन कौन से उपकरण का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ एग्जांपल्स भी देख लिया, कुछ उदाहरण भी हमने देख लिया कि हम कहाँ कहाँ पर हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज होता है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद अब बारी आती है कि इसके लाभ क्या है।
अब कोई भी प्रक्रिया है तो उसका कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के एडवांटेजेस क्या है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसी प्रक्रिया है जहाँ ये कम समय की प्रक्रिया है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ज्यादा टाइम नहीं लेता। हम कम टाइम में अपना जो भी मिश्रण है उससे हम चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। उच्च शुद्धता, यहाँ पर प्योर फॉर्म में हमें बहुत अच्छी शुद्धता की क्वांटिटी मिल जाती है, उस चीज के बारे में यहाँ पर है। अब मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि हम जहाँ पर उपयोग कहाँ पर करते हैं हमारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। अगर आप स्टार्टिंग में जाओ तो स्टार्टिंग में आपने देखा था जब मैंने शुरुआत की थी, तब मैंने शुरुआत में ही बोला था कि मैं एक उदाहरण से इस पूरे टॉपिक को समझाऊंगी। तो वो उदाहरण कौन सा था हमारा? वो उदाहरण हमारा था पेट्रोलियम का। और वहां पर मैंने बताया था क्रूड ऑयल में से पेट्रोलियम को निकालते हैं और उस पूरे प्रोसेस को मैंने बताया था पेट्रोल की रिफाइनिंग बोलते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग बोलते हैं। उसी चीज के बारे में कि हम अपने जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, कहाँ पर उपयोग होता है। तो इसका पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में यूज होता है, जहां पर विभिन्न तेलों और गैसोलीन को अलग करना, जहां पर हम अलग अलग तेलों को और गैसोलीन को सेपरेट करते हैं, वो कहाँ पर होता है? हमारा पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर में होता है। उसके बाद आती है दवाइयों की शुद्धता। अब कुछ मिश्रण ऐसे होते हैं, दवाइयों की बात करें तो दवाइयों में भी हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दवाइयां होती है जहां पर हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग करना होता है। दवाइयों में मिश्रण को अलग करना, दवाइयों के मिश्रण को अलग करने के लिए भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। फिर इसका लास्ट है हमारा रासायनिक उपयोग में भी हम किस चीज का यूज करते हैं? हमारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। पर सबसे ज्यादा जो यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट है, नोट करने वाला हमारा पॉइंट ये है कि जो पेट्रोल की रिफाइनिंग की मैंने बात की है, इस पेट्रोल की रिफाइनिंग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमेशा माइंड में रखना चाहिए। फिर वो चाहे छोटे एग्जाम हो या बड़े एग्जाम हो, उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का अगर टॉपिक है तो वहां से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग किस प्रोसेस के अंडर में होती है। तो ये किस प्रोसेस के अंडर में होती है? ये हमारी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंडर में होती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है कंक्लूजन। जो आज की हमने क्लास ली, जो लेक्चर हमारा था, इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष क्या है? तो सबसे पहला निष्कर्ष जो हमने पढ़ा आज की क्लास में वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में था। वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है उस चीज को हमने समझा। वो था क्या? वहां पर हम दो मिश्रणों को अलग करने की प्रक्रिया है, वो दोनों लिक्विड हो सकते हैं। उन दोनों लिक्विड मिश्रण को अलग करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? हमारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है ऐसे ही सिंपल डिस्टिलेशन होता है। सिंपल डिस्टिलेशन के लिए अगर एग्जांपल की बात करो तो सिंपल डिस्टिलेशन में हम सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल लेते हैं, जहां पर हम पानी में से नमक को अलग करते हैं, वो हमारा सिंपल डिस्टिलेशन हो गया। और जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करते हैं तो कोई दो मिश्रण जो कि लिक्विड हो, कोई भी दो लिक्विड मिश्रणों के बाद कोई भी दो लिक्विड पदार्थ है हमारे पास, उनको सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के एग्जांपल में हमने देखा था पेट्रोल और डीजल को अलग अलग करना, और इसके एप्लीकेशन कहाँ आते? दवाइयों में इस्तेमाल हो रहा था, हमारे पेट्रोल की रिफाइनिंग में यूज हो रहा था, और हमारे रासायनिक विज्ञान के अंदर भी इसका काफी ज्यादा रासायनिक प्रयोग जो होते हैं वहां पर भी हमारा इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। और इसके जो स्टेप्स थे, यानी जो इसका प्रोसेस था, इसकी जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में 3 पार्ट थे हमारा। सबसे पहले था कि हमने एक पार्ट में जितना भी मिक्सचर है मिक्सचर को गर्म किया, फिर उसके बाद उसका वाष्पीकरण किया यानी इवेपोरेशन का पार्ट हुआ, और लास्ट पार्ट था हमारा कंडेंसेशन का पार्ट था। तो आज की क्लास में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर किया। इसके आगे की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इवेपोरेशन को डिटेल में, वाष्पीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू। इसके आगे की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे।